हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 10th जून का एडिटोरियल एनकरेजिंग अकॉर्ड। ये बिजनेस आर्टिकल है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। नए टर्म्स किस प्रकार के बिजनेस आर्टिकल्स में यूज होते हैं वो सब सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले जानिए कि इस टाइटल का क्या मतलब है। एनकरेजिंग शब्द है, इसका मतलब है प्रोत्साहित करने वाला। अकॉर्ड का मतलब है सहमति या फिर समझौता। अकॉर्ड के मीनिंग देखिए, आपको यहां दे रखे हैं आप। अकॉर्ड का मतलब अग्रीमेंट है, पैक्ट है, डील है। ठीक है, कोई भी समझौता हो, कोई भी सहमति हो, उसको अकॉर्ड बोलते हैं। अकॉर्ड यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करेंगे तो नाउन है, और एनकरेजिंग जो है वो एडजेक्टिव है। तो कैसा समझौता है, कैसा यहाँ पे मतलब अकॉर्ड है, तो ये एनकरेजिंग अकॉर्ड है, मतलब प्रोत्साहित करने वाला समझौता है। एक अच्छी मतलब पहल की गई है। ये जो भी पैक्ट यहाँ पे सामने आया है वो पैक्ट है, वो एनकरेजिंग है। ठीक है, तो देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। जो भी अंडरलाइन पार्ट है, ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो भी अंडरलाइन पार्ट है वो सब सब्जेक्ट्स हैं। इनकी वर्ब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो इस तरह से बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, वित्त मंत्री हैं किनके, G7 नेशंस के। जो पूरे विश्व के सबसे धनवान देश हैं उनका ये समूह है G7 नेशंस। तो G7 देशों के जो वित्त मंत्री हैं, अपीयर, अब चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर्स प्लूरल हो गया इसलिए इसकी वर्ब जो है अपीयर प्लूरल है। तो वो ऐसा लगता है टू हैव हीडेड। हीड का मतलब क्या होता है, नोट करिए। हीड से मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना। पे अटेंशन, ध्यान देने को क्या बोलते हैं, हीड। तो जो वित्त मंत्री हैं G7 नेशंस के, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने ध्यान दिया है। अब ये टू हैव हीडेड, देखो टू के साथ V0 लगाते हैं तो इन्फिनेटिव कहलाता है, और टू हैव प्लस V3 लगाते हैं तो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ध्यान दिया है किस चीज की ओर, सलाह की ओर। ये जो एडवाइस है ना वो नाउन है। अगर इसमें एडवाइस की स्पेलिंग ये होती ADVISE तो ये होती वर्ब, इसको पढ़ते एडवाइज। और ये जो ADVICE है इसको हम पढ़ते हैं एडवाइस, और ये क्या है, नाउन है। तो लगता है कि G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने ध्यान दिया है किस ओर, सलाह की ओर। सलाह क्या है, टू नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, कि कभी भी एक अच्छा जो संकट हो। अब यहाँ पे क्राइसिस में भी मतलब नेगेटिव चीजों से भी पॉजिटिव निकालने की बात है, कि कहीं अगर कोई संकट आ गया है तो उसको भी व्यर्थ मत जाने दो, है ना। ये सलाह की ओर ध्यान दिया है। लेट जो होता है ना, लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। सेकंड थिंग, लेट के बाद में जब भी वर्ब लगानी है तो V0 लगाते हैं। V0 का मतलब सीधा बेयर इन्फिनिटिव। तो यहां देख सकते हैं कि गो दे रखा आपको, तो बेयर इन्फिनिटिव है। तो इन्होंने शायद ध्यान दिया है इस सलाह की ओर। सलाह क्या है कि कभी भी कोई अच्छा क्राइसिस है, कोई भी संकट जो नेगेटिव हो रहा है उसको भी वेस्ट मत जाने दो। और कब ये समझ में आया, लेखक को तब समझ में आया कि व्हेन दे अग्रीड। दे यहां पे आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर्स के लिए प्रोनाउन, इसकी वर्ब है वो अग्रीड है। जब ये सहमत हो गए थे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू सेट अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%। किस लिए सहमत हो गए थे, ये सहमत हो गए थे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया जाए 15% का। जब इन्होंने ये तय कर लिया था, इस बात पर सहमत हो गए थे, तब ऐसा लगा कि इन्होंने एक सलाह पर ध्यान दिया है। और वो सलाह क्या थी, नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। तो यहां पर जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें हमने देखने लायक चीजें ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो क्या है, अपीयर। दूसरी बात, दे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अग्रीड है। तीसरी बात यहां पे आपको देखना था कि लेट के बाद में हमेशा V0 बेयर इन्फिनिटिव लगता है। एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है ये बता दिया मैंने। अकॉर्ड का मतलब क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विद द कोविड-19, इस चीज के साथ देखो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से। हर एक आर्टिकल चाहे वो कितना भी टिकलिश क्यों ना हो, समझ में आपको आता है। अगर आप थोड़ा सा तरीके से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को फाइंड आउट करते चलेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को अलग से लिखते चलेंगे और रिवीजन करके आप अगले सेशन तक आएंगे, तो निश्चित रूप से सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि विद द कोविड-19 पेंडेमिक, तो इस चीज के साथ ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, देखो आपको पता होगा एक वर्ड होता है एंडेमिक, ये होता है एक क्षेत्र विशेष की बीमारी। एक होता है एपिडेमिक, ये होता है महामारी। और एक वर्ड होता है पेंडेमिक, ये होता है वैश्विक महामारी। जब बीमारी कोई पूरे विश्व भर में फैल जाए उसको एपिडेमिक पेंडेमिक बोलते हैं। महामारी है, बड़े भूभाग पर है तो एपिडेमिक है, एक क्षेत्र विशेष में है तो एंडेमिक है। ठीक है,
तो कह रहा है कि इस चीज के साथ कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है हैविंग कोज्ड, अब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। जब भी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस चीज के साथ कि कोविड-19 पेंडेमिक है जो कारण बनी है किस चीज का? द वर्ल्ड इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के, टू श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक के लिए एक और वर्ड अगर आप लिखना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का कारण बनी है ये वैश्विक महामारी कोविड-19। और कहां तक? बाई एन एस्टिमेटेड 3.5% इन 2020, मतलब लगभग, एस्टिमेटेड का मतलब यहां पे अराउंड या अबाउट या नियरली ये सब ले सकते हो कि 2020 में लगभग 3.5% तक इसमें श्रिंकेज हुआ है, सिकुड़ी है अर्थव्यवस्था। और इस वैश्विक महामारी ने एक काम और किया है, फोर्स्ड मोस्ट कंट्रीज, इसने अधिकांश देशों को फोर्स किया है। एक बात समझा दूं यहां पे, मोस्ट जो है इसका मतलब यहां पे है ऑलमोस्ट। जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। अगर ये डिग्री सुपरलेटिव होती है तो फिर हम द का प्रयोग करते हैं। अगर इसका मतलब वेरी होता है, बहुत होता है, तो ए लगाते हैं। ये कुछ चीजें ध्यान रखिए। और इसने अधिकांश देशों को फोर्स कर दिया था, मजबूर कर दिया था, किस लिए? डिप इनटू। डिप इनटू क्या होता है? तो देखो, डिप इनटू का मतलब है यूज करना, बाहर निकालना, ड्रॉ अपॉन, ठीक है। कॉफर्स, कॉफर्स क्या होता है? कॉफर का मतलब खजाना, स्टोर ऑफ मनी, फंड, ट्रेजरी। तो इसने अधिकांश देशों को मजबूर कर दिया था कि वो अपने खजाने से पैसा निकालें। किस लिए? टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब है रिड्यूस, या फिर इसका मतलब हो सकता है लेसन, या फिर इसका मतलब हो सकता है डिक्रीज। कि खजाने से पैसा निकालें किस लिए? कम करने के लिए। क्या? द फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब है दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंस कह सकते हो, दुष्परिणाम, CONSEQUENCE, कॉन्सिक्वेंस, दुष्परिणाम। तो यहां पे सरकारों को, अधिकांश देशों को मजबूर कर दिया था इस वैश्विक महामारी ने कि भी जो देश हैं वो अपने खजाने से पैसा निकालें ताकि इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकें। ठीक है, इस चीज के साथ यहां तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे देखो, द 7 रिचेस्ट नेशन, जो 7 सबसे धनवान राष्ट्र हैं, जो G7 हमने कहा था, ऑप्टेड, इन्होंने क्या चुना? ऑप्ट का मतलब किसी चीज को इन्होंने चुना है। क्या चुना है? टू यूज द ऑपर्चून मूवमेंट। ऑपर्चून का मतलब है फेवरेबल, जो उपयुक्त हो, जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो, वो है ऑपर्चून। ऑपर्चून यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, ठीक है। मूवमेंट यहाँ पे क्या है? नाउन है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करता है ये। तो कह रहा है कि भाई इन 7 देशों ने क्या चुना है कि इस चीज का, इस अवसर का उपयोग किया जाए। किस लिए? प्लग, प्लग का मतलब होता है फिल, भरने के लिए। की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। लूप होल का मतलब होता है गैप, जो ये बहुत ही बड़ा गैप बन चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कहा कि बड़ा गैप मान लो, ठीक है। तो ये जो एक गैप बन चुका है इंटरनेशनल टैक्स रेजिम में, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, टैक्स का मतलब टैक्स पता ही है, रेजिम का मतलब होता है सिस्टम। तो इसके अंदर जो गैप आ गया है ना, इसको भरने के लिए इन्होंने चुना इस अवसर को कि इस अवसर का यूज कर लिया जाए। इसीलिए तो कहा था कि कोई भी बड़ा संकट है, कोई भी गुड क्राइसिस है, उसको कभी भी वेस्ट ना होने दें। ठीक है, फिर समझना भाई इस चीज के साथ कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो कारण बन चुकी है किसका? कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई इससे, लगभग कितना? 3.5% तक 2020 में। और इसने अधिकांश देशों को मजबूर कर दिया किस लिए? कि वो अपने खजाने से पैसा निकालें। किस लिए? ताकि इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकें। तो इसके साथ ही जो 7 सबसे बड़े देश हैं, इन्होंने क्या चुना है? इन्होंने ऑप्ट किया है कि वो इस ऑपर्चून मूवमेंट का, इस फेवरेबल क्षण का, इस समय का प्रयोग करेंगे। इसलिए जो एक बड़ा लूप होल बन चुका है, एक गैप बन चुका है, उसको भरने के लिए। और गैप किस में है? इंटरनेशनल टैक्स रेजिम में। अंतरराष्ट्रीय टैक्स का जो सिस्टम है उसमें कुछ नियम कुछ ऐसे हैं जहां से कुछ देश फायदा उठा जाते हैं, कुछ मतलब एमएनसीज फायदा उठा जाती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो चूंकि टैक्स रेजिम में कमी होने के कारण वहां पे फायदा उठा जाती हैं और टैक्स को अवॉइड कर देती हैं, टैक्स वो नहीं चुकाती हैं। तो इस चीज के अंदर ये जो लूप होल है, ये जो कमी है, इसको भरपाई की जाए, ये G7 राष्ट्रों ने सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने लायक चीजें, डिप इनटू, कॉफर और अपॉर्चून तो देखना ही था आपको। प्लग की, लूप होल, प्लग का मतलब फिल है, लूप होल का मतलब गैप है, की का मतलब महत्वपूर्ण होता है अगर ये एडजेक्टिव के रूप में, और ये एडजेक्टिव है क्योंकि देखो आर्टिकल के बाद में 2 शब्द है, एक पहला, ये दूसरा। दूसरा शब्द नाउन होगा, पहला शब्द एडजेक्टिव होगा। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। इन अ कम्युनिके, सबसे पहली बात तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन है कम्युनिके, राइट। कम्युनिके, कम्युनिक नहीं है, कम्युनिके। तो एक कम्युनिके में, कम्युनिके क्या होता है? एक ऑफिशियल न्यूज होती है, बुलेटिन होता है, प्रेस रिलीज होता है। तो एक प्रेस रिलीज, भाई एक इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ, ठीक है। उसके अंदर जो G7 मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। स्ट्रेस्ड, इन्होंने जोड़ दिया। एक बात समझा दूं मैं यहाँ पे, स्ट्रेस जो शब्द है ना, अगर ये नाउन के रूप में हो
तो इसके साथ में आप ऑन लगा दें प्रेपोजिशन, और अगर स्ट्रेस वर्ब के रूप में हो तो इसके साथ में आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। कारण क्या है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अगर प्रेपोजिशन लगाएंगे तो आपको आगे उसका भी ऑब्जेक्ट चाहिएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए स्ट्रेस जब वर्ब के रूप में हो तो यूज नहीं करना है प्रेपोजिशन। यही कारण है कि देखिए स्ट्रेस यहाँ पे वर्ब है तो आगे प्रेपोजिशन की जरूरत है नहीं। तो एक प्रेस रिलीज में G7 मिनिस्टर्स ने जोड़ दिया, स्ट्रेस का मतलब इंफेसाइज करना, जोड़ दिया, दैट इज पार्ट ऑफ एफर्ट्स। क्या जोड़ दिया कि जो प्रयास ये कर रहे हैं उस प्रयास के पार्ट के रूप में टू सिक्योर, क्या प्रयास है, सिक्योर करने का, सुरक्षित करने का। सुरक्षित क्या करना है, सेफ एंड प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर ऑल, कि सभी के लिए एक समृद्धिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य हो। ठीक है, दे वुड स्ट्रांगली बैक, तो वो जो हैं, दे यहाँ पे मिनिस्टर्स के लिए आ रहा है, वे क्या करेंगे, बहुत ही मजबूती से बैक करेंगे। बैक का मतलब सपोर्ट करना, बैक से मतलब क्या है, सपोर्ट करना। तो बहुत ही मजबूती से वो सपोर्ट करेंगे किसका, द ब्रॉडर एफर्ट्स। ब्रॉडर का मतलब बड़े स्तर पर, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है ना, जो विड्थ लिए हो उसको बोलते हैं ब्रॉड। ब्रॉडर है तो कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, अंडरवे का मतलब जो प्रोग्रेस में है। किस माध्यम से है, थ्रू का मतलब माध्यम, प्रेपोजिशन है। किस माध्यम से है, G20 OECD। ये OECD क्या है, ये भाई 38 देशों का समूह है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 38 कंट्रीज का समूह है। और इसमें G20 जो नेशंस हैं, 20 जो देश हैं, G20 जो देश हैं, ये यहाँ पे साथ में जुड़े हुए हैं। तो OECD जो है G20 देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, एक ग्रुप है। G20 जो देश हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं, है ना, स्पीयर हेड करते हैं इसको, ये समझ के चलिए। तो किस माध्यम से, G20 OECD के माध्यम से, किस लिए, टू एड्रेस। देखो एड्रेस जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है सॉर्ट आउट करना, किसी समस्या को सुलझाना, सॉर्ट आउट करना। क्या सॉर्ट आउट करना है, टैक्स चैलेंजेस, टैक्स की जो चुनौतियां हैं, अराइजिंग फ्रॉम, जो कि उत्पन्न हो रही हैं, जो सामने आ रही हैं। किससे आ रही है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से, एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और किस कारण से, इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन से। क्या समझते हो इस चीज से आप, देखो इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन का मतलब यह है कि इंटरनेट के माध्यम से आज हम घर बैठे कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो ये चीजें हैं वो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है। तो इसके कारण जो चैलेंजेस यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पे टैक्स चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि इसमें चूंकि ग्लोबल टैक्स जो रेजिम है उसमें कुछ कमियां हैं। वहां पे एमएनसी जो है पूरे विश्व भर में जो व्यापार करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और मान लीजिए आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से व्यापार किया, बेचा, सामान खरीदा, तो वहां पे पता भी नहीं चलता है कि भी इससे टैक्स वसूलें तो कैसे वसूलें, है ना, टैक्स किस प्रकार से इससे एमएनसी से लिया जाए। इसकी आड़ में जो एमएनसीज हैं वो टैक्स से बच जाती हैं, वो टैक्स को बचा लेती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इसी को लेकर हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक प्रेस रिलीज में, एक कम्युनिके नाउन है क्योंकि देखो आर्टिकल के बाद में है, जो G7 मिनिस्टर्स उन्होंने जोड़ दिया, इस बात पर जोड़ दिया कि जो प्रयास वो कर रहे हैं, है ना, उसके वो प्रयास क्या है, उसके पार्ट के रूप में प्रयास क्या है, प्रयास है कि वो सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्धिपूर्ण भविष्य बनाना चाहते हैं। तो वे जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली बैक करेंगे, बहुत ही मजबूती से वो सपोर्ट करेंगे किसका, बड़े स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, अंडरवे का मतलब जो प्रोग्रेस में है। और वो प्रयास कौन कर रहा है, G20 OECD प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास किसके लिए कर रहे हैं, टैक्स चैलेंजेस जो हैं, टैक्स के जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। और वो टैक्स की समस्याएं कहां से पैदा हो रही हैं, वैश्वीकरण के कारण और इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन के कारण। इसके कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है और उसके लिए जो G20 और OECD काम कर रहे हैं उसको ये सपोर्ट करेंगे, G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बात कही। तो G7 मिनिस्टर सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब स्ट्रेस थी। दे सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब वुड बैक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। द रैपिड रिलेंटलेस मार्च, रैपिड का मतलब बहुत तेज, स्विफ्ट, रैपिड का मतलब स्विफ्ट, रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इस वर्ड को, नॉन स्टॉप या कंटिन्यूअस। तो कह रहा है जो रैपिड और रिलेंटलेस मार्च, मार्च का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो बहुत तेज गति से और लगातार जो मार्च चल रहा है, किसका, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। एडवांसमेंट का मतलब प्रगति, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी। तो तकनीकी प्रगति जो हो रही है ना, बहुत तेज गति से हो रही है ना, और लगातार हो रही है। स्पेशली जहां पे आता है इसका मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके। विशेष करके कहां की बात कर रहा है, इन द डोमेन, डोमेन का मतलब होता है एरिया, किस क्षेत्र में, ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस, ग्लोबल कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में, और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। ग्लोबल वैश्विक, कम्युनिकेशन जो मतलब दूरसंचार संबंधी चीजें हैं वो, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हैज रिजल्टेड। तो इस रिलेंटलेस मार्च ने, ये इसकी वर्ब है, इसका परिणाम क्या निकला है,
रिजल्टेड इन, इसका परिणाम निकला है एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गई है जहां पर डिजिटल स्पेयर, स्पेयर का मतलब क्षेत्र होता है, जहां पर जो डिजिटल क्षेत्र है एस्टिमेटेड इन 2016, जो 2016 में इसका अनुमान ये था कि ये डिजिटल स्पेयर जो है वो 11.5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है, या फिर यूं कहें कि लगभग ग्लोबल जीडीपी जो है, पूरी विश्व की जो जीडीपी है उसका 1/6 भाग कवर करता है। ये इज एक्सपोनेंशियली आउटपेसिंग, एक्सपोनेंशियली का मतलब वेरी रैपिडली, देखो एक घात होती है, जैसे मैं कहूं 5 की घात 3 है, तो ये एक्सपोनेंट कहलाता है कि आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट को, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करके 125 आप निकाल लोगे, तो ये है एक्सपोनेंट। इससे बना है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली से मतलब होता है क्या? एक्सपोनेंशियली से मतलब होता है बहुत तेज गति से, क्योंकि घात से बहुत तेज गति से वैल्यू निकल कर आती है, इसी से बन गया रैपिडली, वेरी रैपिडली। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे आपको दे रखा है क्या? आउटपेसिंग। आउटपेस का मतलब होता है आउट टर्न, आउट रन, सॉरी, आगे निकल जाना, है ना। इसका मतलब है आउट रन, इसका मतलब है लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ देना, आगे निकल जाना। तो ये जो डिजिटल स्पेयर है वो काफी तेज गति से पीछे छोड़ रहा है किसको? ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो कुल मिलाकर इकोनॉमिक ग्रोथ है उस सभी को पीछे छोड़ रहा है, उससे आगे निकल रहा है। एक बार फिर समझना, बहुत तेज गति से और नॉन स्टॉप जो ये प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तकनीकी जो विकास हो रहा है, विशेष करके किस क्षेत्र की बात कर रहा है? ग्लोबल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। इसका परिणाम ये निकला है, इस लगातार होने वाले मार्च और रैपिड मार्च का परिणाम ये निकला है कि एक ऐसी वर्ल्ड इकोनॉमी सामने आई है जहां पर डिजिटल स्पेयर, अब थोड़ा सा इसने इसको डिस्क्राइब किया है। डिजिटल स्पेयर जो कि 2016 में कितना हो गया था? 11.5 ट्रिलियन डॉलर का। मतलब जो डिजिटल स्पेयर का मतलब ये हो गया कि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है ना, उसकी कीमत बताई है 11.5 ट्रिलियन डॉलर 2016 में, जो कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का 1/6 भाग से ज्यादा है। ओवर का मतलब से अधिक हो गया। तो ये जो डिजिटल स्पेयर है ये अब आगे चल रहा है, पीछे छोड़ रहा है किसको? पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरफ और इसकी ग्रोथ एक तरफ, ये आगे निकल रहा है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पीछे छूट गई है। समझ में आ गया होगा। तो रैपिड रिलेंटलेस मार्च सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज रिजल्टेड। रिजल्ट इन का मतलब क्या होता है नोट कर लीजिएगा। रिजल्ट इन को आप रिप्लेस कर सकते हैं लीड टू से, ध्यान रखिए। रिजल्ट इन को आप रिप्लेस कर सकते हैं लीड टू से, है ना, परिणाम निकलना। एक्सपोनेंशियली का तेज गति से होता है, आउटपेस का मतलब आउट रन या फिर लीव बिहाइंड होता है। डिजिटल स्पेयर की वर्ब है वो इज आउटपेसिंग है। ठीक है, द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन सब्जेक्ट ये नाउन है और इंक्रीजिंग है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव का प्रकार कौन सा है बता देंगे आप शायद, अगर आप काफी दिनों से देख रहे हैं एडिटोरियल तो आप पता होगा कौन सा प्रकार है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जो बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन है, ये समझ गए डिजिटलाइजेशन क्या क्या चीज है? डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज कर सकते हैं, वो डिजिटलाइजेशन है। जैसे आज हमें बैंक में नहीं जाना पड़ता, आज घर बैठे हम फोन पे से या गूगल पे से या फिर पेटीएम से हम पैसे इधर से उधर भेज सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, है ना। तो बेच भी रही हैं कंपनियां इस माध्यम से, तो ये डिजिटलाइजेशन है। तो ये जो बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन है, हैज हाउएवर एग्जासर्बेटेड, हाउएवर का मतलब हालांकि, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इसने हालांकि क्या किया है? एग्जासर्बेट किया है। एग्जासर्बेट का मतलब होता है एग्रेवेट करना, वर्सन करना, मतलब बद से बदतर कर देना, और ज्यादा खराब कर देना, उसको बोलते हैं क्या? एग्जासर्बेट। तो जो बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन है ना, इसने खराब हालत कर दी है किसकी? एग्जासर चैलेंजेस, मतलब इन चुनौतियों को और ज्यादा, इन चैलेंजेस को और ज्यादा मतलब बदतर कर दिया है। और चैलेंजेस किसके सामने हैं? ये है टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। चैलेंजेस किसके हैं? चैलेंजेस ये हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, में इसको एमएनसीज भी कह सकता हूं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन पर टैक्स कैसे लगाएं। ये जो बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन है ना, इससे एक समस्या आ गई है कि आप एमएनसीज पर टैक्स कैसे लगाओगे। विच हैव, विच किसके लिए आ रहा है? इन कॉर्पोरेशंस के लिए आ रहा है। विच हैव सॉट, जिन्होंने क्या चाहा है। सीक की थर्ड फॉर्म है भैया, सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट सेकंड फॉर्म होती है और सॉट थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो कंपनीज, इन्होंने क्या चाहा है? इन्होंने ये चाहा है टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो। आउटगो का मतलब, ये कल भी हमने डिस्कस किया था वर्ड, आउटले या एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। तो इन्होंने ये चाहा है कि अपना टोटल टैक्स का जो खर्चा है ना, कम कर दें। और ये कम कैसे करेंगी? बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज करके अ बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू, कि जो भी इनका आय हुई है, रेवेन्यू का मतलब इनकम, जो भी इनकी इनकम हुई है। देर क्यों लग रहा है? ये कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछा करो आप। ये देर क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्पोरेशंस प्लूरल है, तो इन कॉर्पोरेशन के जो आय है उनका बल्क, बल्क का मतलब बहुत बड़ा भाग, इन लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल। तो ये लो टैक्स के
अथॉरिटी में रख के, है ना, कि भी कम टैक्स जहां पे लगता है ना उनमें रख देते हैं अपने सामान को, कि हमने जो बेचा है वो सामान बेचा है जहां पर हम लाइबल हैं कम टैक्स देने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है जो इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन है उसने इन चैलेंजेस को और ज्यादा बदतर कर दिया है। और चैलेंजेस कौन से हैं? चैलेंजेस ये हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज पर टैक्स कैसे लगाएं, पहले भी समस्या थी और आज बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन है उसके साथ समस्या और बढ़ गई है। इन कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ी चर्चा की है विद रिलेटिव प्रोनाउन लगा कि ये जो कॉर्पोरेशन है ना, इन्होंने क्या चाहा है, इन्होंने क्या कोशिश की है? इन्होंने कोशिश की है कि अपना जो टैक्स वाला खर्चा है, टैक्स जो देना पड़ता है ना, उसको कम करने की कोशिश की है। और कैसे करी है? कैसे करिए कि जो इनका रेवेन्यू होता है, टोटल जो रेवेन्यू होता है ना इनका, उसका बहुत बड़ा पार्ट ये वहां पे डाल देते हैं कि भाई ये रेवेन्यू जो हमारा हुआ है, यहां पर इस रेवेन्यू पर टैक्स जो हमें देना है वो तो बहुत कम टैक्स देना है। ऐसा करके इन्होंने टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश की है। तो देखो, इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज है। एग्जासर्बेटेड, ये हैज को देखकर थर्ड फॉर्म लगा दी। इसके आगे देखेंगे, आउटगो का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, आउटले एक्सपेंडिचर है, विच है वो इस कॉर्पोरेशंस के लिए है, तो कॉर्पोरेशंस की वर्ब है शॉर्ट है। ठीक है, आगे देखिए, द ओईसीडी बताया था मैंने, एक ग्रुप है, 38 देशों का समूह है, कहीं कहीं 37 देश भी दे रखे हैं इसमें इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, विच इज विद द G20 स्पेयर हेडिंग। स्पेयर हेड का मतलब लीड करना, भाई G20 राष्ट्र हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, तो ये ओईसीडी जो है इसके अंदर लीड कौन कर रहा है? इसको G20 देश कर रहे हैं। द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखो, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये जो पूरी कहानी है ना, ये जो चीज है, इसमें इसको शॉर्ट में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो ये मिलेगा BEPS, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक मैकेनिज्म है, इसका प्रयोग जनरली जो एमएनसीज होती है ना वो करती हैं किसके लिए? ताकि टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए इसका यूज करती हैं। अब ओईसीडी जो ये संगठन है ना, ये काम कर रहा है इसलिए ताकि ये टैक्स जो अवॉइड करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, उन पर शिकंजा कसा जाए, उनसे जो टैक्स उनका लाइबल है जिसके लिए वो टैक्स वसूला जाए, इसकी बात ये कर रहा है। तो ओईसीडी के लिए विच दे रखा है, तो इसकी वर्ब इज है, जो कि G20 जो देश इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। स्पीयर हेड किसको कर रहे हैं? द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, जो इंक्लूसिव का मतलब सभी चीजों को समावेशित करने वाला, सभी को शामिल करने वाला, फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम होता है। सिस्टम कौन सा? BEPS वाला सिस्टम। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है ओईसीडी का जिसका लक्ष्य क्या है? एंडिंग टैक्स अवॉइडेंस, ताकि जो टैक्स से बच जाते हैं ना, अवॉइडेंस अवॉइड से बना है, तो टैक्स से जो बच जाते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज को एंड कर दिया जाए, ये इसका लक्ष्य है। एस्टीमेट, तो यहां से यहां तक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब फिर से ओईसीडी पे आ जाओ। ओईसीडी का अनुमान है, एस्टीमेट लगाने का मतलब अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना, दैट की, ये कंजंक्शन है, कंट्रीज आर कलेक्टिवली डेप्राइव्ड, कि देश जो हैं वो सामूहिक रूप से वंचित हैं। डेप्राइव के साथ ऑफ लगता है, ध्यान रखें, इसका मतलब वंचित होना होता है। एज मच एज, देखो एज मच एज नहीं लगाऊंगा तो भी ये काम चल जाता, लेकिन एज मच एज या एज मैनी एज तब लगाते हैं जब आप सरप्राइजिंगली किसी संख्या के ज्यादा होने की ओर संकेत करते हैं, सरप्राइजिंगली किसी क्वांटिटी के ज्यादा होने की ओर संकेत करते हैं, तब एज मच एज और एज मैनी एज का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज आप नहीं लगाओगे तो भी काम तो चल जाएगा, लेकिन आप बहुत सरप्राइज्ड हैं इस संख्या को लेकर, इस मात्रा को लेकर, इस कारण से यहां पे एज मच एज का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं कि देश जो हैं वो सामूहिक रूप से वंचित हैं, कितने धनराशि से, मतलब इतना पैसा देशों को मिलना चाहिए टैक्स रेवेन्यू के रूप में, एनुअली, वार्षिक रूप से, ड्यू टू, किस कारण से, भाई क्यों वंचित हैं? क्योंकि एमएनसी जो है वो टैक्स देती ही नहीं है इतना। तो $240 बिलियन बहुत बड़ी धनराशि है, इतना पैसा देशों को मिलना चाहिए। अगर देशों को मिलेगा तो अपने विकास में लगाएंगे, कुछ भी काम में लेंगे, लेकिन ये कंपनियां जो हैं वो टैक्स अवॉइड कर जाती हैं, है ना, टैक्स नहीं पे करती हैं, इसकी बात कर रहे हैं। फिर समझना, देखो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, बाकी सेंटेंस जो था वो ये ओईसीडी एस्टिमेट्स ऐसा था, ओईसीडी की वर्ब एस्टिमेट्स है। तो ओईसीडी यहां पे अनुमान लगाती है कि जो देश हैं वो सामूहिक रूप से कितने पैसों से वंचित है? $240 बिलियन से वंचित है, जो इनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है वार्षिक रूप से। ये तो एक साल की बात कर रहे हैं, एक साल में टैक्स रेवेन्यू इतना मिलना चाहिए देशों को, और ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? एमएनसी के टैक्स अवॉइडेंस के कारण नहीं मिल पा रहा है। बाकी बातें क्या है ओईसीडी के बारे में, कि ओईसीडी जो है, जो कि इसमें G20 जो है स्पेयर हेड कर रहा है इसको, ओईसीडी संगठन को, है ना, तो ये जो है काम कर रहा है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क पर, और फ्रेमवर्क का नाम क्या है? BEPS। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि टैक्स अवॉइडेंस को बंद कर दिया जाए, अंत कर दिया जाए। एम्ड के साथ एट लगता है जनरली, और फिर एट प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, ठीक है। एज द ओईसीडी सेक्रेटरी जनरल, देखो जनरल जो शब्द है ना, अगर आप जनरल लगाते हो नाउन से पहले, जैसे जनरल इंग्लिश, ठीक है,
जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज। तो ये जो शब्द है इसका मतलब हो गया सामान्य। अगर आप जनरल लगाते हो नाउन के बाद में, जैसे यहां लग रखा है सेक्रेटरी जनरल, तो ये होगा हाईएस्ट पोस्ट। अगर आप जनरल लगाते हो नाउन के बाद, जिसे आप ग्रामर की भाषा में कहते हो पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव, तो इसका मतलब होगा हाईएस्ट पोस्ट। अगर ये पहले लगाते हो तो इसका मतलब होगा सामान्य। तो ओईसीडी का जो सेक्रेटरी जनरल है, नोटेड, इसने नोट किया इन अ स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में, वेलकमिंग, स्वागत करते हुए, द G7 डील। जो G7 के दो देश हैं, शुरुआत में हमने बात की थी, जो उन्होंने यहाँ पे एक डील की बात की है कि हम 15% कम से कम, जो भी परसेंटेज दे रखा था कि कम से कम इतना तो ग्लोबल टैक्स के नाम पे हम वसूलेंगे, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी से। तो इस चीज का स्वागत किया है ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल ने। और क्या कहते हुए किया है, ये कहा है कि सच डिस्टोर्शंस, की जो ऐसी विकृतियां हैं, कैसी विकृतियां, कि एमएनसी टैक्स नहीं पे करती है, इनको कैन बी ओनली बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड, इनको आसान तरीके से, प्रभावी तरीके से एड्रेस करने का मतलब बताया था मैंने, सॉर्ट आउट करना। पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इफेक्टिवली यहां पे एडवर्ब है, तो इनको आसान तरीके से हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस माध्यम से, थ्रू माध्यम के लिए आता प्रेपोजिशन है। अ मल्टीलेटरली अग्रीड सॉल्यूशन, एक ऐसा हल जो सहमत हुए हैं, मल्टीलेटरली बहुपक्षीय। तो बहुपक्षीय का मतलब अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग जो मतलब एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो साइड्स हैं, वो सब अगर सहमत होकर किस सॉल्यूशन पे पहुंचे तो हम ऐसा कर सकते हैं। यहां तक फिर समझना, ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो, एक तो ओईसीडी सेक्रेटरी जनरल है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब नोटेड है। फिर ये सच डिस्टोर्शन, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कैन बी एड्रेस्ड है। तो एज द ओईसीडी सेक्रेटरी जनरल, तो ओईसीडी का जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने नोट किया है एक स्टेटमेंट में, स्वागत करते हुए G7 डील को, जो G7 देशों की डील है उसका स्वागत करते हुए इन्होंने एक बात को नोट किया है, एक बात का कहा है कि ऐसे जो डिस्टोर्शंस है ना, ऐसी जो विकृतियां हैं, उनको आप कब सॉर्ट आउट कर सकते हो, इनको कब हल निकाल सकते हो, जब आप मल्टीलेटरली अग्रीड सॉल्यूशन पर पहुंचो, एक ऐसे हल पर पहुंचो जहां पे अलग अलग साइड्स, अलग अलग देश जो है वो सहमति जताएं। ठीक है, सब मिलकर सामने आएंगे तो हम इस पर पहुंच सकते हैं सॉल्यूशन पर। G7 ऑल्सो अग्रीड, जो G7 राष्ट्र हैं, ये जो 7 सबसे धनवान राष्ट्र हैं उनका समूह, ये भी सहमत हो गया किस पर, ऑन एन इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, जस्ट या फेयर। इक्विटेबल का मतलब है जस्ट या फेयर, बिल्कुल सही, निष्पक्ष। एलोकेशन का मतलब अलॉटमेंट होता है, आवंटन होता है। टैक्सिंग राइट्स का मतलब टैक्स लेने का अधिकार। तो G7 देश भी सहमत हो गए किस बात पर, कि भी यहां पे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के टैक्सिंग राइट्स का एलोकेशन हो, टैक्सिंग राइट्स बांटे जाएं, विद मार्केट कंट्रीज अवॉर्डेड, किसके साथ, कि जिन देशों में मार्केट है, जहां मतलब एमएनसी व्यापार करती है, उनको दिया जाए टैक्सिंग राइट्स, उनको अधिकार दिया जाए टैक्स वसूलने का। कितना, ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 20% कम से कम वसूल सके। एक्सीडिंग, एक्सीड का मतलब से अधिक होना, मोर देन होना। ए 10% मार्जिन फॉर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, जो सबसे बड़े और सबसे लाभदायक स्थिति में होने वाले जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कह दो, देखो कुछ भी कह दो इसको, मल्टीनेशनल कंपनीज कह दो, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस कह दो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कह दो, बात एक ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मतलब है। प्रॉफिट एक्सीडिंग ए 10% मार्जिन, और कह रहा है कि 10% मार्जिन ज्यादा लो, किससे, सबसे बड़े और सबसे लाभ किस एमएनसीज हैं उनसे। तो G7 देश भी सहमत हो गए इस पर कि भाई आप बिना किसी भेदभाव के टैक्सिंग राइट्स को अलोकेट करो, है ना। टैक्सिंग राइट्स दो देशों को, उन देशों को दो जिनके अंदर मार्केट है, जहां मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट स्थापित करके बैठी है ना, उनको क्या दिया जाए, टैक्सिंग राइट्स दिए जाएं। और कितने टैक्सिंग राइट्स, कितना टैक्स वसूल सकते हैं, कि प्रॉफिट का 20% वो लें टैक्स, है ना, और 10% मार्जिन ज्यादा लें, किससे, जिनका सबसे बड़ा जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं और सबसे अधिक जिनको प्रॉफिट हो रहा है, 10% ज्यादा मार्जिन उनसे भी वसूलें आप। तो ये अधिकार दे देने चाहिए देशों को। फिर कह रहा फॉर इंडिया, भारत के लिए, एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग, एस्टिमेटेड मतलब ये ऐसा अनुमान है कि भारत जो है वो लूज कर रहा है। लूज कर रहा है मतलब भारत को भी पैसा नहीं मिल रहा। इतना कह रहा था ना कि भी इतने बिलियन डॉलर का व्यापार है, वो मतलब रेवेन्यू मिलना चाहिए देशों को, लेकिन मिलता नहीं है, कारण कि मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस कर जाती हैं इस कारण से। तो भारत के लिए जो कि लगभग लूज कर रहा है कितना, 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन रेवेन्यू, आय का, ईच ईयर, हर साल 10 बिलियन डॉलर भारत को नहीं मिलते हैं।
टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज। और किसके सामने लूज कर रहा है? तो देखो कोई चीज आप जब लूज करते हो, हारते हो, किसके सामने हारते हो तो टू लगता है। ग्लोबल टैक्स अब्यूज, जो पूरे विश्व भर में एमएनसीज के द्वारा टैक्स अब्यूज जो होता है, टैक्स मतलब टैक्स नहीं चुकाया जाता है, टैक्स से ये मतलब आनाकानी कर, चोरी कर देते हैं टैक्स की, है ना, इस कारण से। अकॉर्डिंग टू द टैक्स जस्टिस नेटवर्क, किसके अकॉर्डिंग है ये डेटा? टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अनुसार। एंड वन ऑफ द मोर देन 90 कंट्रीज, और 90 देशों से अधिक देशों में से एक देश, दैट हैव ज्वाइंड, अब ये 90 देश कौन से हैं उसकी बता रही है, दैट हैव ज्वाइंड, जिन्होंने ज्वाइन किया है द बीईपीएस फ्रेमवर्क, ये सिस्टम, फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम, मैकेनिज्म। ये क्या सिस्टम था? ये ओईसीडी ऐसा सिस्टम बना रही है जिससे कि ये बच नहीं पाएंगे टैक्स देने से। ए वाइडर अग्रीमेंट, एक बड़े स्तर पर समझौता, एट नेक्स्ट मंथ मीटिंग, अगले महीने जो मीटिंग होने वाली है उसमें, अगले महीने मीटिंग किसकी है? G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की है और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की है। कुड हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशंस, तो इसका हो सकता है, फार रीचिंग मतलब दूरगामी, इंप्लीकेशन का मतलब रिजल्ट, परिणाम, इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। रिजल्ट कह सकते हो, आउटकम कह सकते हो, रिपरकशन कह सकते हो, रिपरकशन। देखो आसान होते हैं ये आर्टिकल भी, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग होती है। तो भारत के लिए जो कि अनुमानित रूप से $10 बिलियन से ज्यादा का पैसा यहां पे नहीं, मतलब भारत को मिलता रेवेन्यू में हर साल। और ये पैसा क्यों, कहां चला जाता है? क्योंकि एमएनसी जो है वो ग्लोबल टैक्स अब्यूज करती हैं, वैश्विक जो टैक्स के नियम है उसको ब्रीच करती हैं, उसका उल्लंघन करती है, इस कारण से। और ये किसके अनुसार है? ये टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अनुसार आंकड़े हैं। और कह रहा है 90 देशों से ज्यादा का जो समूह है उनमें से एक देश है। और ये 90 देश कौन से हैं? वो 90 देश हैं जिन्होंने बीईपीएस फ्रेमवर्क यहां पे ज्वाइन किया है, ठीक है ना। उनमें से एक देश भारत भी है। एक बड़ा अग्रीमेंट जो है अगले महीने जो मीटिंग होने G20 जो देश हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होगी। तो एक बड़ा अग्रीमेंट जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका परिणाम निकल सकता है कि बहुत दूरगामी परिणाम निकले, ऐसा हो सकता है इस मीटिंग में कुछ निकल कर आएगा। समझ में आ गया होगा। इंडिया कुड बेनिफिट, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो भारत यहाँ पे बेनिफिट उठा सकता है, लाभ उठा सकता है। किससे? फ्रॉम द लेवी ऑफ टैक्सेस। लेवी का मतलब टैक्स लगाना, टैक्स लगाने से। टैक्स किस पर? एमएनसीज पर। इंक्लूडिंग, अब एमएनसीज कौन सी जिसमें शामिल है? इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, तो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग बोथ आर प्रेपोजिशंस। कौन से एमएनसी? जिसमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंपनी, जायंट्स का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इकोनॉमी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी शामिल हैं। तो भारत यहां पे लाभ प्राप्त कर सकता है किस चीज से? कि टैक्स लगाए, और किस पर लगाए? एमएनसीज पर। एमएनसीज कौन सी? जिसमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इकोनॉमी जायंट शामिल है वो। विच हैव टेकन, विच किसके लिए आ रहा है? इन बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इकोनॉमी जायंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। इन्होंने एडवांटेज लिया है, इन्होंने लाभ उठाया है किसका? लूप होल्स का। लूप होल्स का मतलब गैप, जो कमियां थी उसका। इन द ग्लोबल टैक्स सिस्टम, कमियां कहां थी? ग्लोबल टैक्स सिस्टम में, मतलब सही से नियम नहीं बने हुए, तो इनका लाभ इन्होंने उठाया है। विच यहां पे जायंट्स के लिए आ रहा है, इंडिया की वर्ब है वो कुड बेनिफिट है, और विच रिलेटिव प्रोनाउन है जायंट्स के लिए आ रहा है तो हैव टेकन इसकी वर्ब है। व्हाइल देयर आर स्टिल रिंकल्स टू बी आयरन आउट, देखो मैं इसको शाब्दिक अर्थ बताऊं तो रिंकल का मतलब झुर्रियां होती हैं, ठीक है। आयरन आउट, आयरन प्रेस करते हो, सलवट होती है कपड़े में, वो सलवट निकालते हो प्रेस करके, तो यहां पे कहना चाह रहा है रिंकल टू बी आयरन आउट। तो आयरन आउट रिंकल ये एक फ्रेज होती है, आयरन आउट रिंकल्स, इसका मतलब होता है माइनर प्रॉब्लम्स को दूर करना, ठीक है। रिमूव माइनर प्रॉब्लम्स, ये मतलब है इसका। छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको दूर करने को क्या बोलते हैं? आयरन आउट रिंकल्स। तो कह रहे यद्यपि, अभी भी, स्टिल का मतलब इवन नाउ, ये एक एडवर्ब है। अभी भी कुछ ऐसे यहां पे समस्याएं हैं जिनको दूर किया जाना है। बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर किया जाना है, और कौन कौन सी समस्याएं हैं? इंक्लूडिंग द इश्यू ऑफ लोकल लेवीज, इसमें शामिल है कौन सा मुद्दा? लोकल लेवीज ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, की स्थानीय रूप से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उन पर भी टैक्स लगाने जैसा मुद्दा है, ये शामिल है, इनको दूर किया जाना है। फिर कह रहा है, फिर भी, अब ये एक तो सेंटेंस पूरा हो गया वाइल से यहां तक। दूसरा यहां पे क्या मुद्दा है? द पॉलिटिकल विल, अगर राजनीतिक इच्छा है, इच्छा शक्ति है, किस लिए? विल का मतलब इच्छा शक्ति है। टू इंश्योर ग्रेटर फेयरनेस, कि अगर आप चाहते हो कि बड़े स्तर पर निष्पक्षता बनी रहे, इक्विटी, समानता, समानता बनी रहे, इन रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब आय का जो शेयर हो, आय की जो शेयरिंग हो, रेवेन्यू का जो विभाजन हो, वो बिल्कुल सही तरीके से हो, समान रूप से हो, तो ये जो है एक पॉजिटिव ऑगरी है। ये राजनीतिक जो इच्छा है, ये एक सकारात्मक क्या है? संकेत है। ऑगरी का मतलब ओमेनिया साइन। तो कह रहे यद्यपि
अभी भी काफी सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना है, जिसमें कौन सा मुद्दा शामिल है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर जो लोकल टैक्स लगाने वाली बात है, ये मुद्दा भी अभी सॉर्ट आउट करना है। फिर भी जो राजनीतिक इच्छा जो है वो एक पॉजिटिव साइन है, और इच्छा किसकी, कि आप चाहते हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग सही तरीके से हो और इक्विटी के अंदर हो, समानता में हो। ठीक है भाई, तो ये था आज का एडिटोरियल। अब देखिए रिवीजन। पुल आउट, विड्रॉ को बोलते हैं। पुल आउट का मतलब विड्रॉ, या फिर मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आज थोड़ा मैं कंफर्टेबल हूं इसमें। देखो मैं डिजिटल बोर्ड पर ही क्लासेस लूंगा, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मैं कुछ दिनों आउट ऑफ टाउन रहूंगा, लगभग 1 महीना, तो इसलिए अभी क्लासेस ऐसे चलेंगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है। कल जरूर कुछ प्रॉब्लम थी वॉइस की, लेकिन आज वो शायद सॉर्ट आउट हो चुकी है, आज ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे सुधार की तरफ ही बढ़ेंगे। तो विड्रॉ या फिर रिट्रीट, पीछे हटना, ये इसका मतलब है। परव्यू का मतलब स्कोप होता है, एम्बिट होता है, रेंज होता है, मतलब क्षेत्र जो है, दायरा जो है, उसको बोलते हैं। कैप का मतलब लिमिट है, डिलिमिट है, और इसको आप और क्या कह सकते हो, लिमिट, डिलिमिट या कर्व, मतलब कोई भी सीमा तय कर देना, उससे ऊपर आप पैसा नहीं वसूल सकते, उसको बोलते हैं कैप। इनवेरिएबली का मतलब ऑलवेज होता है, हमेशा, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, एवरी टाइम। एवरी टाइम, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम होता है, स्वायत्ता, स्वतंत्रता, लिबर्टी, आजादी, इंडिपेंडेंस, है ना, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जरूरत थी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल आर्टिकल हम डिस्कस कर ही रहे हैं। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।